देखो पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे संविधान का निर्माण, है ना। उसमें हम देख रहे थे कि संविधान में हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया, यानी कि संविधान के स्रोत देख रहे थे। तो उन्हीं में से था, हमने लगभग बहुत सारे देख लिए थे। अभी बचा कौन सा था? फ्रांस बचा हुआ था, है ना। तो फ्रांस देख लेते हैं। फ्रांस में ज़्यादा कुछ है नहीं, फ्रांस को तुमको हम बता देंगे फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया, किसी को कोई आइडिया है कि हमने क्या लिया है फ्रांस से? हमारा जो गणतंत्रात्मक ढांचा है वो हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। गणतंत्रात्मक ढांचा जानते हो क्या है? सुना तो होगा, गणतंत्र तो बनाते होगे, नहीं बनाते हो? तो बताओ क्या है गणतंत्रात्मक ढांचा? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कि गणतंत्रात्मक ढांचा क्या है। बस गणतंत्र के बारे में कुछ पता है? हो गया। गणतंत्र क्यों मनाते हो? गणतंत्र दिवस मनाते हो नहीं मनाते हो? कब मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? 26 जनवरी, है ना। बड़े उत्साह के साथ मनाते हो। क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? अच्छा, संविधान लागू हुआ उस डेट में मनाते हैं, लेकिन कारण थोड़ी ना ये है। उसको हम संविधान दिवस थोड़ी ना कहते हैं। संविधान दिवस तो हमारा 26 नवंबर है, वो तो है नहीं। तो संविधान के लिए अगर हमको मनाना होता तो हम फिर इसको संविधान दिवस ना कहते, गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं इसको? गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या है गणतंत्र? उसी के बारे में तो बात करनी है। गणतंत्रात्मक ढांचा, गणतंत्र ही होगा, वही गणतंत्र का ढांचा है। क्या ढांचा है गणतंत्र का? गणतंत्र क्यों मनाया जाता है? क्या खुशी हमको मिल जाती है गणतंत्र से कि हम इसको उत्सव की तरह मना लेते हैं? कभी सोचा नहीं इस बारे में? क्या स्कूल में यही बताया गया कि संविधान लागू हुआ था इसीलिए इसकी खुशी में हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस? गणतंत्रात्मक ढांचा का मतलब है कि सर्वोच्च अधिकारी जो तुम्हारे यहाँ होता है, कौन सर्वोच्च अधिकारी कौन है? हाँ, सर्वोच्च अधिकारी नहीं पता? सबसे बड़ा पद कौन सा है हमारे यहाँ? राष्ट्रपति। उसका निर्वाचन होता है। क्या होता है? मतलब जनता को इतनी ज्यादा पावर दे दी गई है कि जो सबसे बड़ा पद है वो भी जनता ही चुनेगी। इतनी ज्यादा पावर, इसी को कहते हैं गणतंत्रात्मक। गण मतलब क्या होता है? लोग। गण मतलब क्या? लोग, जनता। उसी का तंत्र हो। तंत्र मतलब क्या? शासन। लोगों का शासन जहां पे हो तो क्या कहलाएगा? गणतंत्र, जिसको तुम लोकतंत्र कहते हो। क्या कहते हो? तो लोकतंत्र हमको मिल गया, इस बात की खुशी हम लोग मनाते हैं। क्या मिल गया? लोकतंत्र, कि जनता का ही शासन होगा। जनता जिसको चाहेगी उसको गद्दी पे बिठाएगी, जिसको चाहेगी उसको हटा देगी। इतनी बड़ी पावर जनता को मिल गई। तुमको लगता है तुम्हारा एक वोट केवल है? एक वोट नहीं है, एक वोट तुम्हारा डिसाइड कर सकता है कि तुम्हारे देश का भविष्य क्या होगा। इतनी बड़ी ताकत तुमको दी गई है, इतनी बड़ी पावर तुमको दी गई है। इसकी तुम खुशी मनाते हो किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में। इस बात की खुशी मनाते हो, ना कि इस बात की कि संविधान लागू हुआ था। इस बात की, ये गणतंत्र हमको मिला इसलिए कि संविधान में लिखा था, और संविधान जिस दिन से लागू हो गया उसी दिन से हमको ये मिल गया, इसीलिए हम उसी दिन को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगर संविधान के लागू होने से ही इसको मनाया जाता तो संविधान के लिए तो संविधान दिवस तो 26 नवंबर होता है ना। तब इसको 26 जनवरी को 26 जनवरी को ही क्यों हम कहते हैं गणतंत्र दिवस? इसको हम कहते हैं संविधान दिवस 26 जनवरी को नहीं, क्योंकि 26 नवंबर को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था, इसलिए संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि संविधान के अंदर लिखा है कि सबसे बड़ी पावर किसके पास होगी? जनता के पास होगी। देश के सर्वोच्च अधिकारी, जो सबसे बड़ा पद होगा, जिसको राष्ट्रपति कहते हो, उसका भी चुनाव होगा, और वो चुनाव भी कौन करेगा? जनता करेगी। ये पावर जनता को मिल गई, इसलिए जनता इतनी खुशी से मनाती है कि ये मेरा गणतंत्र है, इसको हम हर बार सेलिब्रेट करेंगे। इतनी हमको पावर दी गई है। और ये पावर हमको कहाँ से मिली? फ्रांस से मिली है। कहाँ से मिली? फ्रांस से मिली है। ये बात समझ में आई? तो इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात हो गई, है ना, गणतंत्र की बात हो गई। तो डिटेल में राष्ट्रपति देखेंगे जब अनुच्छेद 55 पढ़ेंगे, है ना। अब बात करते हैं दूसरा और क्या मिला है। स्वतंत्रता की जितनी बातें कही गई हैं, क्या कि नागरिक हमारे स्वतंत्र होंगे। क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। ये आदर्श हमने कहाँ से लिया? ये आदर्श भी हमने फ्रांस से लिया कि सभी नागरिकों को अपनी अपनी आज़ादी होगी। होगी नहीं होगी? आज़ाद हो नहीं हो?
हो सब लोग आज़ाद। तो ये वाला आदर्श भी हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। हमने कहा कि हमारी सारी जनता क्या होगी? स्वतंत्र होगी, उनमें समानता भी होगी, क्या होगी? समता की भावना भी होगी। कोई भी छोटा, कोई भी बड़ा, कोई भी ऊंचा, कोई भी नीचा नहीं होगा, सब बराबर होंगे, है ना। ये बातें हमने कहाँ से ली? ये बातें हमने फ्रांस से ली हैं। ज़्यादा सीरियसली हो रहा है, हैं? इतना सीरियसली ठीक नहीं रहता वैसे। तो सभी लोगों में समानता होनी चाहिए, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मूल अधिकार जब तुम पढ़ोगे तब तुम वहाँ पे देखोगे कि भेदभाव किन किन आधार पे नहीं होना चाहिए, समानता किस किस बेसिस पे होनी चाहिए। किसी के साथ तुम लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते कि ये महिला है, ये पुरुष है, ये ट्रांसजेंडर है, इसके आधार पे भी तुम भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के आधार पर नहीं कर सकते कि ये फला जाति का है, ये भला जाति का है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, इसके आधार पर नहीं। वंश के आधार पर नहीं कर सकते कि ये इस वंशज का है, ये उस वंशज का है, तो इसके आधार पर भी तुम भेदभाव नहीं कर सकते, सब समान रहेंगे। जन्म स्थान के आधार पे कि तुम असम में पैदा हुए तो तुम्हारा इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा, हम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, हमारे यहाँ 80 सीटें हैं लोकतंत्र की, तो हमारी ज़्यादा वैल्यू है, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। सबके साथ में हर आधार पे समानता रहेगी, धर्म के आधार पे भी समानता रहेगी। ये सारे हमने आदर्श कहाँ से लिए? फ्रांस से लिए हैं। अच्छा, मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? मूल अधिकार की बात, ये सारी बातें जो हमने बताई हैं अभी, सारे अलग अलग टॉपिक गिनाए, ये सारे मूल अधिकार में आते हैं। और ये मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है? ये हमने अमेरिका से लिया है। लेकिन समानता का आदर्श होगा, हम समानता रखेंगे अपने अंदर, हम अपने मूल अधिकारों में समानता की भावना रखेंगे, ये वाली बात हमने कहाँ से ली? ये हमने फ्रांस से लिया है। और एक चीज और है, बंधुता। कौन सी बंधुता? मतलब क्या है? बंधुता का आदर्श भी हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने फ्रांस से लिया है। अब बंधुता क्या होता है? क्या है बंधुता? आपसी भाईचारा, है ना, कि हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, किसी प्रकार का कोई आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन क्या हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। हम लोग जाति के आधार पर लड़ने लगते हैं कि तुम मेरी जाति के नहीं हो, मेरे इधर से निकले कैसे, लाठी लेके आ जाते हैं। आ जाते नहीं? आ जाते हैं। हम लोग धर्म के आधार पर लड़ने लगते हैं कि तुम फला धर्म के हो, पाकिस्तान चले जाओ। क्यों चले जाएं? हिंदुस्तान तुम्हारा अकेले अपने का है। बोलो, क्या तुम ही अकेले हो हिंदुस्तान के? सभी हिंदुस्तान के हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं हिंदुस्तान की धरती पे, सबका बराबर का उतना ही अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई कह देते हैं कि कोई भी इस्लाम लोग होते हैं, उनको बाकी के धर्म वाले लोग ये कह देते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। भूलो मत, अब्दुल हमीद उन्हीं में से थे। APJ अब्दुल कलाम को भी नहीं भूल सकते, उनके योगदान को भी नहीं भूल सकते। तो तुम उनको भी वापस जाने के लिए नहीं बोल सकते, कहीं भी जाने के लिए नहीं कह सकते। और जितना तुम दम भरते हो ना कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो तुम भी भाई साहब यहीं के नहीं हो, तुम भी बाहर से आए हो, है ना। मेसोपोटामिया भूल गए, तो तुम भी यहाँ के हो नहीं। तो इतना मत फूलो इस बात पे। अगर तुम उनको वापस जाने के लिए कहोगे कि तुम अफगान से आए थे, तुम यूनान से आए थे, तो तुम भी हिंदुस्तान के नहीं हो। इसलिए सब में आपसी भाईचारा बना करके रखना जरूरी है, ठीक है। ये सारे आदर्श हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। लास्ट है टॉपिक ये, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से तो गांधी जी वापस आए थे, वही वाला है ये। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है? किसी को कोई आइडिया हो तो बताओ, क्या क्या आपने दक्षिण अफ्रीका से लिया है? देखो, हमने जो संविधान बनाया बहुत बेस्ट बनाया, अच्छा खासा टाइम दिया, अच्छा खासा एनालिसिस किया, इतने वाचन कराए, बार बार पढ़ पढ़ के सुनाया गया, उसमें जो भी संशोधन होना था वो किया गया, सब कुछ किया गया। लेकिन फिर भी संविधान बनाने वाले लोगों ने इतना घमंड नहीं किया कि हम जो लिख रहे हैं ये सार्वभौमिक सत्य है। उन्होंने कहा कि इसमें भी कमी होने की गुंजाइश है और समय समय के साथ इसमें परिवर्तन होने की भी ज़रूरत रहेगी। तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने की भी एक प्रक्रिया होनी चाहिए जो इसी संविधान में लिखी होनी चाहिए, इससे आगे विवाद की स्थिति ना आए कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा विवाद ना बने। इसलिए इसी संविधान में ही हम लिख देते हैं कि संविधान में भी संशोधन की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये हमने कहाँ से लिया? क्या लिया? कि संविधान, हाँ, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। क्या? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका तो पता होगा, वहाँ बहुत सारा बवाल हुआ है। गांधी जी गए थे, पहले अपना आंदोलन वहीं से स्टार्ट किए थे, है ना। तो सारा सिस्टम वहीं से किया था, गांधी ने लगभग सीखा वहीं से था दक्षिण अफ्रीका में।
तो सबसे पहले संविधान में संशोधन वही कराया होगा गांधी जी ने कि अपना नियम कानून बदलो, तुम अपने संविधान बदलो। इसमें संशोधन होने की जरूरत है कि यहाँ पे भेदभाव नहीं रहेगा, किसी प्रकार के काले गोरों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सब कहाँ पे किया होगा? सबसे पहले वहीं किया होगा दक्षिण अफ्रीका में। तो वहीं से ये वाला लॉजिक भी उठा लाए होंगे कि वहाँ किया है तो हमारे यहाँ भी इसको करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लाए? दक्षिण अफ्रीका से लेकर के आए। अच्छा, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? ये राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा जानते हो? अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, उच्च सदन है, निम्न सदन है। उच्च सदन है। राज्यसभा क्या है? इतना चौंक क्यों जाते हो? तुमको लगता है तुम्ही से पूछ देंगे, तुम ही बताओ क्या होता है? उच्च सदन होता है, निम्न सदन। ये एकदम सहम सा जाता है, अरे सर जी हमसे ना पूछ दे, कहीं एकदम अलर्ट हो जाता है? तो राज्यसभा क्या होती है? उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन होता है। तो उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, वो वाली पद्धति भी हमने कहाँ से ली है? ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। ये वाले दोनों टॉपिक हम डिस्कस कर लें कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से होता है, कितने कितने प्रकार के संविधान में संशोधन होते हैं, वो वाला सिस्टम हम देखेंगे, है ना। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्या होता है, ये भी हम डिटेल में यही पढ़ लेंगे। और ये हमारा संविधान के स्रोत खत्म, है ना। ये छाप लो, फिर आगे बताते हैं इनके बारे में डिटेल में। देखो, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसे होती है, ये सब कुछ लिखा गया है जो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है उसमें, है ना। तो कैसे कैसे संविधान में संशोधन होगा, तो संशोधन करने के लिए क्या होगा, संसद में एक बिल लाना पड़ेगा और उस पर सबकी सहमति चाहिए होगी, है ना। और वो सहमति भी स्पेशल होनी चाहिए, एक अलग तरीके की होनी चाहिए, बाकी के बिल की जैसी नहीं होनी चाहिए। कोई भी दूसरा भी बिल होता है जिसपे कानून बनते हैं, वही सारे होते हैं ना बिल होते हैं, फिर उसके बाद में भी पारित हो जाते हैं तो एक्ट बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के बिल होते हैं, उनको पारित करने की प्रक्रिया भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो ऐसी 3 प्रकार की प्रक्रिया हैं। जैसा बिल होगा वैसे उस पर वोटिंग होगी, है ना। ऐसा नहीं कि सब में बराबर वोटिंग होगी कि ऐसे हाथ उठा दो हो गया काम, सब में ऐसा नहीं होगा। सबकी अलग अलग प्रक्रिया होगी, जिस लेवल का बिल होगा उस लेवल की वोटिंग होगी, है ना। तो अगर मान लेते हैं कोई साधारण विधेयक है, क्या है? साधारण विधेयक, है ना। सिंपल बिल है, क्या है? सिंपल बिल है, साधारण विधेयक है, तो उस पर वोटिंग भी कैसी होगी? बिल्कुल साधारण सी होगी, है ना। लेकिन अगर कोई विशेष विधेयक है, क्या है? विशेष विधेयक है, क्या है? विशेष सही लिखा है? ऐसे ही लिखा जाता है, कंफर्म? तो ठीक। विशेष विधेयक अगर है तो उसमें वोटिंग भी कैसी होनी चाहिए? विशेष वोटिंग होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना साधारण से हो जाएगा, है ना। स्पेशल वोटिंग होनी चाहिए। अगर ये स्पेशल बिल है तो स्पेशल वोटिंग भी होनी चाहिए। फिर तीसरा नंबर आता है संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा विधेयक? संविधान संशोधन विधेयक। इसके लिए प्रक्रिया अलग है, ये वाले में अलग प्रक्रिया होगी, ये वाले में अलग प्रक्रिया, और इसकी सबसे अलग प्रक्रिया होगी। हमको पढ़ना तो ये वाला है। ये वाले क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमको शुरुआत नहीं पता होगी तो आखिरी में कैसे जाएंगे। सबसे आखिरी वाला प्रोसेस ये है, शुरुआत के प्रोसेस ये है। पहले साधारण हमको पता होना चाहिए, फिर थोड़ा उससे टफ में जाएंगे, फिर थोड़ा उससे टफ में जाएंगे, तभी तो हमको समझ में आएगा, है ना। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो जो साधारण विधेयक होगा उसके लिए तुमको साधारण बहुमत चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? साधारण विधेयक होगा तो तुमको साधारण बहुमत चाहिए होगा, है ना। और विशेष विधेयक होगा तो तुमको विशेष बहुमत चाहिए होगा, है ना। अच्छा, तुमको समझ में आ रहा है विशेष बहुमत और साधारण बहुमत होता क्या है? क्या अंतर है दोनों में? साधारण, हाँ, नहीं, आम लोग तो चांस ही नहीं है। विधेयक जाएगा कहाँ? संसद में जाएगा, वही संसद के सदस्य वोटिंग करेंगे, तो आम लोगों की बात ही खत्म। साधारण सब जैसे 200 है, 200 में 101 लोग करते हैं, 99 ना करते तो ये साधारण हो जाएगा। देखो, साधारण वाले वो होते हैं जिसमें वोटिंग हो जाए 50% से, एक वोट ज़्यादा मिल जाए, बस हो गया साधारण विधेयक, है ना। ये ऐसे वाले बिल होते हैं, तुम जानोगे कैसे कि ये साधारण बिल है, विशेष बिल है या संविधान संशोधन बिल है? कैसे पता लगेगा? तो इसके पता लगाने के लिए तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि जिससे भारत के संपूर्ण ढांचे पे क्या हो, भारत के संपूर्ण ढांचे पे या संविधान के ढांचे पे, है ना। संविधान लिख लेते हैं, संविधान के ढांचे पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्या हो? कोई प्रभाव ना पड़े। तो वो कैसे बिल हो जाएंगे?
साधारण बिल हो जाएंगे, है ना, साधारण विधेयक जिनको कहते हो। कैसे कैसे? जैसे कोई नया कानून बनाना है और उसमें किसी के मूल अधिकारों का हनन भी नहीं होना है, सिंपल सा एक कानून है बना दिया गया, तो क्या है वो? साधारण विधेयक है ना। कोई सी बिल पास वगैरह करानी है तुमको कि ये काम होना चाहिए, ये योजना है, तो सब क्या है? साधारण विधेयक है, बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। लेकिन अगर तुम चाहो कि किसी के मूल अधिकारों में हम परिवर्तन कर दें, हमारे मूल अधिकार हैं उसमें हम परिवर्तन कर दें, जैसे हमको कुछ भी बोलने का अधिकार है, हम बोलते रहते हैं, कैमरा भी चालू कर लेते हैं, तुम्हारे सामने भी बोलते हैं और बाकी यूट्यूब पे भी अपलोड कर देते हैं कि वहाँ भी बोलेंगे, कोई हमको बोलने से नहीं रोक सकता। तो ये मेरा क्या है? मूल अधिकार है कि नहीं है? सरकार कह दे कि नहीं, आज से तुमको बोलने का अधिकार खत्म, कुछ भी बोल नहीं सकते, जो भी बोलोगे हमसे पहले लिखवा के जाओ कि ये हमको बोलना है, तो ये क्या हो जाएगा? मेरे मूल अधिकारों का हनन हो जाएगा, मूल अधिकारों का शोषण हो जाएगा। तो जब भी मूल अधिकारों की बात आएगी तो मूल अधिकारों में जब भी परिवर्तन करना होगा, क्या होगा? जब भी हमको मूल अधिकारों में परिवर्तन करना होगा तो हमको विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। ऐसे नहीं सिंपली किसी की सरकार बन गई, मोदी जी ने अच्छे खासे वोट पा लिए, चाहे तो जिसके मूल अधिकारों में परिवर्तन कर दें कि आज से तुम्हारा बोलने का अधिकार खत्म, कहीं भी आने जाने घूमने का अधिकार खत्म, कर सकते हैं ऐसे? नहीं, उसके लिए तुमको विशेष बहुमत चाहिए होगा। चाहे डीपीएसपी में परिवर्तन कर दें, डीपीएसपी पता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी गई हैं कि ऐसा होना चाहिए, आदर्श देश कैसे बनेगा हमारा, है ना, कितनी कितनी सुविधाएं हमको देशवासियों को देनी है, वो सारी अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी हुई हैं। किसमें? डीपीएसपी में। तो अगर इसमें भी अगर तुमको परिवर्तन करना है तो भी तुमको क्या करना होगा? विशेष बहुमत प्राप्त करना होगा, तब हो जाएगा। उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इनको देख लेते हैं क्या है साधारण बहुमत, क्या होते हैं। मान लिया लोकसभा में तुम्हारा कोई बिल गया, लोकसभा से लिखने समझ जाओगे, तो लोकसभा में कोई बिल गया तो लोकसभा में पता सीटें कितनी हैं? लोकसभा में 545 सीटें हैं, है या नहीं है? तो 545 सीटों में तुमको 50% प्लस 1 लाना होगा। इसका कितना लाना होगा? 50% प्लस 1 कितना हो जाएगा? 273 के समथिंग पहुंच जाएगा, है ना। तो 273 अगर तुमने वोटें पा ली तो ये कहाँ चला जाएगा? ये राज्यसभा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? राज्यसभा। अब राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 245 है, इतनी नहीं है। अभी क्या करना है? सिंपल बिल यहाँ भी चाहिए, तो इसका भी तुमको कितना लाना होगा? 50% प्लस 1 कितना हो जाएगा? समथिंग 123 हो जाएगा। 123 आ गए तो तुमने क्या किया? पास करा लिया, हो गया काम, सिंपल है। इसके बाद में डायरेक्ट चला जाएगा कहाँ? राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, है ना। ये समझ लेना, यही तुमको समझ में आ जाएगा कानून बनते कैसे हैं, यही लॉजिक है ना। तो ये प्रोसेस है। साधारण अगर कोई विधेयक है तो कैसे पास होगा? जितने भी लोकसभा में सीटें हैं उनकी आधे से एक ज़्यादा सीट मिल जाए, काम हो गया। फिर उसे राज्यसभा जाएगी, राज्यसभा में भी आधे से एक ज़्यादा सीट मिल जाए, काम हो गया। फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा और क्या कर देगा? प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे, बन जाएगा हमारा वो बिल क्या बनेगा? एक्ट बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? लेकिन अगर जरूरी तो है नहीं 545 पूरे के पूरे ही उपस्थित हों। जैसे यहाँ पे इतने सारे एडमिशन है, तुम लोग सारे के सारे एक साथ नहीं आते हो। आज तुम आया तो कल कोई दूसरा आएगा, तुम गैप मारोगे, आज कोई दूसरा गैप मारा है, ऐसे होता नहीं होता है। तो ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा? गैप मारेंगे लोग, रोज जाएंगे नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे दोनों ही बातें जो बताई गई हैं इस पर तुम ऐसे लिख लो कि उपस्थित सदस्यों का कितना? उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस 1, हाँ, जिसको तुम बहुमत कह सकते हो। इसको सीधे सीधे शब्दों में बहुमत चाहिए। उपस्थित जितने भी सदस्य हैं, मान लिया 545 में से केवल कितने उपस्थित हैं? 300 उपस्थित हैं, है ना। तो तुमको 300 में से केवल 151 चाहिए, खत्म, पास हो गया यहाँ से। बाकी जो नहीं आए वो अपना जाने क्यों नहीं आए, है ना, आना चाहिए, उनका कर्तव्य है आए। ऐसे थोड़ी ना कि तुम गैप मारोगे फिर तुम्हारे तो पूछा ही नहीं जाएगा तुमसे, घूमो आराम से जहाँ भी घूमना है। फिर राज्यसभा में जाएगा, मान लिया राज्यसभा में भी 245 में से 245 पूरे नहीं है, 150 ही है, तो कितने वोट चाहिए होंगे? मात्र 76 वोट मिल जाए, पास हो जाएगा, नहीं पास हो जाएगा। तो यही क्या कहलाता है? साधारण विधेयक, साधारण बहुमत, है ना। ये साधारण विधेयक होगा, इसमें साधारण वोटिंग इसी प्रकार से होगी। लेकिन अगर तुमको विशेष विधेयक है, डीपीएसपी में परिवर्तन करना है या मूल अधिकारों में परिवर्तन करना है, तब ये वाला प्रोसेस नहीं लगेगा। तो उसमें देखो 2 प्रोसेस हो जाएंगे। इसके इधर बना दे, लाइन बना दे इधर, है ना, इधर लिख लेते हैं।
तो मान लेते हैं अगर लोकसभा में जाएगा वैसे ही जैसे इसमें आया वैसे इसमें भी जाएगा, है ना। देख लो, समझ लो, ये लॉजिक समझने वाली बातें हैं। लोकसभा में कोई बिल गया, है ना, सदस्य उसमें भी उतने ही हैं, 545 इधर भी तो रहेंगे, सिस्टम पूरा वही है। तो तुमको क्या करना होगा, जितने भी, या तो तुम ये वाला पूरा प्रोसेस फॉलो करो जितना ये वाला था कि 545 में से तुमको क्या करना है, 273 वोट ले आओ, है ना। फिर ये कहाँ जाएगा, राज्यसभा। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है कि 545 का 273, मतलब जितने उपस्थित हैं उनका तो तुमको आधे से ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, जितने उपस्थित हैं। लेकिन हो सकता है ये 545 पूरे के पूरे ना हो, तब इस कंडीशन में क्या होगा, मान लेते हैं 300 ही उपस्थित थे। कितने उपस्थित थे, 300। अब 300 में बहुमत कितना मिलेगा, 151 मिलेगा। तो ये कहता है फिर नहीं काम चलेगा, तुमको उपस्थित जितने भी हैं, क्या हैं, उपस्थित कितने हैं, 300, उपस्थित का 2/3 वोट भी चाहिए। दो कंडीशन लगेंगी, एक तो पूरे का आधे से ज्यादा होना चाहिए, ऊपर से उपस्थित जितने हैं उनका 2/3। अब 300 का 2/3 कितना होगा, 200 होने ही चाहिए। 300 का 2/3 200 होता है, तो 200 वोट पारित होने ही चाहिए। क्या 200 है, ये पारित होगा ही नहीं, समझ रहे हो। ये पारित तब होगा जब ये 300 उपस्थित हैं, 300 में से तुमको 200 + 1 यानी कि 201 नहीं, 200 2/3 है, 200 ही काम चल जाएगा। 200 तो चाहिए, 300 अगर उपस्थित है, 300 में से 200 तो चाहिए। लेकिन 273 तुमको अलग से ये वाले भी चाहिए। मतलब ये 200 का क्राइटेरिया तब पार हो जब ये 273 से ज्यादा हो। अगर उपस्थित ज्यादा हो गए उस दिन तो तुमको ये 200 वाला क्राइटेरिया भी बढ़ाना पड़ेगा। ये तो तुमको पास करना ही करना है। ये तो इधर वाला ये जो सिस्टम था साधारण विधेयक वाला, ये तो पास करना ही करना है। साथ में जितने आए हैं, बाई चांस 200 से ज्यादा आए, क्योंकि 200 में तो पास हो, 300 आए हैं, 300 में पास होने की चांसेस ही नहीं है। जब भी 300 आएंगे क्या विशेष विधेयक पास होगा, चांस ही नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा इधर इतने ही होंगे 151, और इधर तो काम ही नहीं चलना इससे ज्यादा, क्योंकि 200 पे कभी काम बनेगा ही नहीं बनेगा, है ना। और पूरे के पूरा 300 मिलने के चांस है नहीं कि 300 के 300 मिल जाए, है तो कभी भी होगा नहीं, क्योंकि 273 तुमको क्रॉस करना ही होगा। ऊपर से जितने हैं उतने का 2/3। 273 मान लिया तुमने क्रॉस किया, तब जब 500 आए, कितने आए, मान लिया तुमने 273 क्रॉस किया, 500 लोग उपस्थित हुए, उसमें से 273 वोट तुमने तब पाए। चलो ये वाला क्राइटेरिया तुमने पास कर लिया, लेकिन तब इसका 2/3 कितना हो जाएगा, निकालो। इसका 2/3 कितना होगा, हाँ, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 300 से ऊपर। तब क्या ये पास होगा, नहीं। तब तुमको दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। समझ रहे हो बात को, है ना। कि इसको अगर हम सिंपली लिखें तो कैसे लिखेंगे, हाँ, लोकसभा का जितना भी होगा 50% + 1 और उपस्थित का जितने उपस्थित होंगे उनका 2/3 चाहिए, और वो 2/3 आधे से ज्यादा ही होने चाहिए। समझ रहे हो बात को। पहले तो तुमको ये वाले क्राइटेरिया फुलफिल करो, ये वाला कि जितने लोग आए हैं आज उनकी वोटिंग में तुमको 2/3 चाहिए, नहीं चाहिए कि 3 में से 2 वोट तुम्हारे पक्ष में होने चाहिए। 2/3 जितने उपस्थित हैं उनमें 2/3 होने चाहिए, और वो 2/3 इतना कम नहीं होना चाहिए कि वो आधे से ज्यादा ना हो। ये वाला कि 50% से एक ज्यादा ना हो, ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो गया तो ये पास नहीं होगा। दो कंडीशन है कि एक तो उपस्थित होने का 2/3 ज्यादा होना, 2/3 होना चाहिए, जितने आए हैं वो 2/3 होना चाहिए, और वो 2/3 इतना कम नहीं होना चाहिए कि वो आधे से ज्यादा ना हो पाए। अगर ये वाला पास हो गया, ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई, तब कहां जाएगा ये, तब ये जाएगा राज्यसभा के पास। और सेम रूल वहां पे भी लगेगा कि जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं उसका 50% + 1 होना चाहिए, और जितने आज आए हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है, वो वाला भी उपस्थित का कितना होना चाहिए, उपस्थित का 2/3 होना चाहिए। दोनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तब राज्यसभा से भी पास होगा, अन्यथा पास नहीं होगा। उसके बाद में फिर कहां जाएगा राज्यसभा से, तब ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। और तब ऐसे बनेगा तुम्हारे मूल अधिकारों में संशोधन।
कहाँ पे होगा? मूल अधिकारों में और डीपीएसपी में संशोधन ऐसे होगा। आसान है मूल अधिकारों में संशोधन कर लेना। क्या सरकारें तुम्हारा मूल अधिकार इतनी आसानी से छीन सकती हैं? इतना बहुमत बना सकती हैं क्या? बहुत मुश्किल हो जाएगा मूल अधिकारों में संशोधन करना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब बात करते हैं संविधान में अगर संशोधन करना हो, यहाँ पे बात करते हैं कि संविधान ही चाहते हैं कि हम संविधान ही बदल दें, हटा दें, मूल अधिकारों वाला चैप्टर ही हटा दें, है ना, हटा दें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, अब गद्दीधर आदमी हो जाएगा, जिस भी है उसकी संतान है, राजा का बेटा राजा होगा, हटा दें मूल, जब उनको संविधान में ही संशोधन करना है तब क्या करेंगे? पहली बात तो जितनी बातें तुमको मैंने गिनाई ये संविधान के मूल ढांचा है ना, और संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ना ही तुम वंशात्मक कर सकते हो राष्ट्रपति का पद, और ना ही तुम मूल अधिकारों को समाप्त कर सकते हो। ये दोनों ही क्या हैं? संविधान के मूल ढांचा हैं। इन्हीं के बेस पे पूरा संविधान टिका हुआ है कि लोकतंत्र रहेगा ही रहेगा और हमारे लोगों के अधिकार भी रहेंगे ही रहेंगे। ये उनका मूल ढांचा है संविधान का कि यही बेसिस रहना चाहिए। उसके अलावा तुम जो भी परिवर्तन करना चाहते हो कर लो, पर इनमें परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करते हैं संविधान में संशोधन कैसे होगा। तो संविधान में संशोधन करने के लिए तुमको ये विशेष विधेयक वाला पूरा पारित करना पड़ेगा। क्या होना चाहिए? विशेष बहुमत होना ही चाहिए। जो तुमने ये वाला पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, ये वाला पूरा प्रोसेस तुमको यहाँ पे भी फॉलो करना ही होगा। ये तो बात हो गई संसद की। कहाँ की बात हो गई? विशेष बहुमत तुमको कहाँ चाहिए? संसद में। ये पूरा विशेष बहुमत तुमको कहाँ मिल चाहिए? संसद का तुमको विशेष बहुमत चाहिए। राष्ट्रपति से साइन हो जाएगा, राष्ट्रपति के यहाँ से राज्यसभा से पास होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति खुद, ये अगले वाला बता रहे हैं, इसका प्रोसेस इतना ही है। अब अगर राष्ट्रपति के पास ये पहुंच गया, किसके पास? तो प्रेसिडेंट इस पर तुरंत साइन नहीं करेंगे, राष्ट्रपति इस पर तुरंत साइन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सभी राज्यों के पास भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे? राज्यों के पास। और सभी राज्य पास करेंगे। टोटल जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का 50% + 1 राज्य पास कर देंगे, तब ये वापस फिर राष्ट्रपति के पास आएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ पाए? आया? देखो फिर से समझो कि ये विशेष बहुमत से तो पास संसद से होगा, केंद्र की संसद से। केंद्र में संसद होती ना, तो केंद्र से ये विशेष बहुमत से पास होगा। लोकसभा में जाएगा, वहां विशेष बहुमत से पास होगा। राज्यसभा में जाएगा, वहां विशेष बहुमत से पास होगा। प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा कि लो मैंने पास करके दे दिया, तुमको करो जाके जो करना है। अब प्रेसिडेंट इस पे अभी साइन नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे? अभी ये फिर भेज देंगे किसके पास? सभी राज्यों के पास 1 by 1। और राज्यों में उनका एक अधिकारी है जो ये काम करेगा। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल लेकर के जाएंगे, भैया लो आया है ऊपर से, पास करो इसको। हर राज्य में जा करके वहां की विधायिका से पास कराना पड़ेगा। कराना पड़ेगा नहीं कराना पड़ेगा? तो वहां की विधायिका से जाकर के पास कराना पड़ेगा। ऐसे जितने भी उस समय मौजूदा राज्य होंगे, जैसे इस समय कितने राज्य हैं? 28 राज्य। 28 राज्य हैं, तो उसका आधे से ज्यादा तुमको पास कराना पड़ेगा। आधे राज्य कितने होंगे? 14। तो मतलब तुमको 15 राज्यों से पास कराना ही कराना पड़ेगा। तो राज्यों का 50% + 1 राज्यों से पास होना पड़ेगा। मतलब राज्यों का भी बहुमत चाहिए, है ना। और राज्यों से पास कैसे होंगे? वहां पे तुम साधारण बहुमत लगा सकते हो। राज्यों की विधायिका में जो नियम लगेगा वो कौन सा नियम लगेगा? तब वहां पे तुम साधारण विधेयक, साधारण बहुमत लगा सकते हो। कौन सा? साधारण बहुमत। यहाँ पे तुम साधारण बहुमत से काम चला सकते हो। यहाँ पे तुमको राज्यों में नहीं चाहिए कि तुम विशेष बहुमत लाओ, बस राज्यों से पास हो जाए। और वो राज्य इतने कम नहीं होने चाहिए कि आधे से भी कम रह जाएं, आधे से ज्यादा राज्यों से पास होना चाहिए। अब ये मौजूद जहाँ पे उस समय जब भी ये विधेयक आएगा तब देखा जाएगा कि राज्य कितने हैं, क्योंकि राज्य तो कम ज्यादा होते रहते हैं। कभी 29 थे, अभी 28 रह गए, है ना। तो राज्य कम ज्यादा होते रहते हैं। इससे पहले कम थे, फिर बढ़े, तो बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, ये चलता रहता है। इसीलिए साफ साफ लिखा कि जितने भी मौजूदा राज्य हैं उनमें आधे से ज्यादा राज्यों से साधारण बहुमत से पास होगा। और जब यहां से साधारण बहुमत से पास हो जाएगा तो ये फिर किसके पास आ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब इस पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे? साइन कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। तब जाकर के क्या होगा? संविधान में संशोधन होगा। क्या होगा? तब जाकर के संविधान में संशोधन होगा। इतना बड़ा प्रोसेस है ये। क्या संविधान में संशोधन करने का प्रोसेस इतना आसान है? अगर तुमको हम ये वाला ना बताया होता तो क्या ये समझ में आता? ये ना बताया होता तो ये समझ में आता? नहीं आता। इसलिए तीनों एक साथ बताने जरूरी थे, है ना। लेकिन काम केवल हमको इतना ही कहा था, क्योंकि हमने दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? केवल संविधान का संशोधन, ये वाला प्रोसेस लिया है। तो ये वाला प्रोसेस समझने के लिए हमको ये सारे प्रोसेस समझने पड़े,
है ना। साधारण बहुमत होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उपस्थित जितने सदस्य होंगे, जरूरी नहीं है कि 545 के 545 सभी आए। अगर बाई चांस 300 ही आए हैं तो उनका हमको आधे से ज्यादा चाहिए, 151 मिल जाए, मेरा काम हो गया, साधारण विधेयक पास हो गया, वो एक्ट बन जाएगा। जब भी बात विशेष विधेयक की होगी, विशेष विधेयक की जरूरत कब पड़ेगी, जब मूल अधिकारों में संशोधन होगा, डीपीएसपी में संशोधन होगा, जब भी संविधान के मूल ढांचे में संशोधन होना होगा, तब हमको विशेष बहुमत चाहिए होगा। चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा, तो इसमें हमको विशेष बहुमत लगाना पड़ेगा। विशेष बहुमत क्या होता है कि आधे से ज्यादा होने चाहिए और वो आधे से ज्यादा उपस्थित सदस्यों का 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। दो बातें हैं, दो कंडीशन लगेंगी, और यही वाली दो कंडीशन सेम जाएंगी संविधान संशोधन विधेयक में भी, कि विशेष बहुमत जो तुम्हारा था, विशेष बहुमत यहाँ पे था, ये वाला सिस्टम, तो विशेष बहुमत तुमको ये वाला पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कुल सदस्यों का आधे से ज्यादा और उपस्थित सदस्यों का 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये वाला फॉलो हो जाएगा। उसके बाद में फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट भेज देगा राज्यों में, और जितने भी राज्य होंगे मौजूदा हालत में, उन सभी राज्यों में भी आधे से ज्यादा राज्यों से उसको पास होना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा संविधान में क्या होगा, तब संशोधन होगा। उसके पहले संशोधन नहीं होगा। तो इतना लंबा प्रोसेस है संविधान संशोधन। समझ में आया कैसे होता है, तो यही लॉजिक है पूरा। छापो। अगला वाला पॉइंट क्या था, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। क्या था, हाँ राज्यसभा का, हाँ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अच्छा, मनोनयन हमने बताया था राज्यसभा के सदस्यों का, 12 सदस्य मनोनयन होते हैं। वो हमने कहाँ से लिया था, अगर तुम लोग बता नहीं पाए तो हमको बहुत खुशी होगी इस बात की, कि हमको लगेगा तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, घर में तनिक भी नहीं पढ़ रहे हो, और हमको इस बात की खुशी है। वास्तविकता ये है। तो 12 सदस्य हम लोग क्या करते हैं, 545 में से 12 लोगों को हम लोग क्या करते हैं, मनोनीत कर देते हैं, मतलब चुन लेते हैं ऐसे ही अपने मर्जी से, है ना, जो मन में आएगा। और मन किसका होगा, वो राष्ट्रपति का, है ना। लेकिन राष्ट्रपति के पास मन कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पे। प्रधानमंत्री सलाह देंगे कि ये वाला मन बनाओ, तो राष्ट्रपति वो मन बनाएंगे, फिर उन 12 लोगों को वो मनोनीत करेंगे। लेकिन बच्चे 245 में थे 233 सदस्य, क्योंकि 12 ही तो चुने गए, मनोनीत किए गए, 233 बचे हुए हैं। उन 233 सदस्यों का क्या होगा, निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। क्या होगा, चुनाव होगा। इसमें निर्वाचन किया जाएगा, वोटिंग होगी। वो वाला वोटिंग का सिस्टम जो हमने लिया है, कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अच्छा, इनका वोटिंग कैसे होगी, ये वाला सिस्टम देखना है हमको। इनका वोटिंग कैसे होती है, जितना भी हमने देखा है, कोई भी चुनाव हमने देखा जो भी होते हैं, उनमें क्या होता है, ओपन सिस्टम तो होता नहीं है। जो भी हमको देना है बंद करके देना है, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा अधिकार, तुम छुपा के दे सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें खुली मतदान प्रणाली होगा। क्या होगा, खुली मतदान प्रणाली, है ना। खुली मतदान प्रणाली को इसमें अपनाया गया है। किसमें, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव में तुमको खुली मतदान प्रणाली का उपयोग करना होगा। ये एकमात्र ऐसी प्रणाली है, कैसी, ये एकमात्र ऐसी प्रणाली है जिसमें खुला मतदान होता है, दिखा करके कि भाई साहब इनको वोट दे रहे हैं, बताना पड़ता है। वो बताना किसको पड़ता है ना, हर पार्टी होती है अपनी अपनी पार्टी के ही सदस्य होते हैं। इसमें तुम लोग वोटिंग नहीं करते हो। इसमें कौन वोटिंग करता है, हाँ इसमें संसद के सदस्य लोग वोटिंग करते हैं, है ना। तो इसमें सदस्य लोग वोटिंग करेंगे। अब सदस्य कौन होंगे, किसी न किसी पार्टी से संबंध रखते होंगे, है ना। तो पार्टी क्या करती है, अपना एक व्हिप नियुक्त करती है। क्या करती है, व्हिप क्या होता है, हाँ एजेंट। जैसे क्लास में मॉनिटर नियुक्त किया जाता है, वैसे वो पार्टी का एक मॉनिटर होता है। इसको मॉनिटर लिख लो, क्या हो जाएगा, ये मॉनिटर हो गया। व्हिप क्या है, हर पार्टी का मॉनिटर है। जब मॉनिटर क्या करता है, जब क्लास में टीचर नहीं होते तो टीचर से कह के जाते हैं ध्यान रखना कि कोई लोग यहाँ पे बवाल ना कर पाए, सारी पावर तुमको दिए जा रहे हैं, कि कोई बवाल करे इसको सीट पे खड़ा कर देना। कहते थे नहीं कहते थे, किसी के टीचर ये नहीं कहते थे तो फिर ये कह देते थे कि जो भी शोर मचाए उसका नाम बोर्ड पे लिख देना, हम आएंगे तो निपट लेंगे सबसे। कहते थे नहीं कहते थे। ऐसे इसको भी पावर दी गई है पार्टी में सबसे ज्यादा, कि जो भी तुम्हारे कहने पे, जिसको तुम कह रहे हो उसको वोट ना दे, दिखा करके वोट ना डाले, तो तुम उसको पार्टी से निष्कासित कर सकते हो। इसके पास इतनी बड़ी पावर है। व्हिप क्या करेगा, व्हिप कहेगा जिसको वोट देने को कहेगा, क्या कहेगा, कहेगा कि तुमको फलाने आदमी को वोट देना है, और अगर उसने, तुम्हारे सदस्य ने उस आदमी को वोट नहीं दिया
तो ये व्हिप निकाल सकता है, क्या कर सकता है, पार्टी से निष्कासित कर सकता है। और निष्कासित कब करेगा, जब सदस्य क्या करेंगे, हाँ, सदस्य कहने पर वोट ना दें, है ना, या फिर क्या करें, दूसरी पार्टी के सदस्य को वोट दे दें। क्या करें, दूसरी पार्टी के सदस्य को वोट दे दें। तो क्या करेगा, व्हिप उसको अपनी पार्टी से निकाल देगा। जैसे बीजेपी कहे कि तुमको वोट किसको देना है, हाँ? द्रौपदी मुर्मू को दिलवा दें। हम राज्यसभा के सदस्यों की बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा का कोई कैंडिडेट मान लेते हैं, खड़ा करते हैं बीजेपी वाले कि मेरी तरफ से ये है और सभी सदस्यों को तुमको इसी आदमी को वोट देना है, और ये वोट तुमको दिखा करके देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम चुपके चुपके से वोट देके चले जाओगे, मेरे सामने वोट डालो, हम खड़े हैं यहाँ पे, तुमको वोट डालो इस पे। अगर इस पे नहीं डाल रहे हो तो तुमको क्या करेंगे, हम निष्कासित कर देंगे। इसलिए इसके लिए हमको पार्टी के अध्यक्ष से पूछने की भी जरूरत नहीं है। उसने मुझे इतनी पावर दे रखी है कि तुमको यहीं खड़े खड़े तुमको हम बाहर कर सकते हैं, और जैसे ही पार्टी से निकाला तुम्हारी सदस्यता खत्म। मतलब तुम सांसद भी नहीं रहोगे 1 मिनट में। सोचो, पूरा तुमने 5 साल जो मेहनत करके करोड़ों रुपए खर्चा करके हजारों झूठ बोल करके तुमने जो जीता है सांसदी का अपना पद, वो बंदा खड़े खड़े तुम्हारा सारी मेहनत ले जा सकता है, डुबो देगा पूरी। हाँ, वो सारी पावर उसमें रखता है, सारी पावर उसके पास है। तुम सांसद हो, उसके लिए तुम कूड़ा कबाड़ा हो। 2 मिनट चाहेगा तो खत्म, 2 मिनट में तुम सांसद नहीं रहोगे, क्योंकि पार्टी से निकले, सदस्यता भी खत्म तुम्हारी, है ना। तो तुम्हारी क्या करेगा, पार्टी से तुमको निष्कासित करेगा, तुम्हारी सदस्यता अपने आप खत्म। यही होता है कि नहीं होता है। ऐसा ही हुआ था, हमारे यहाँ एक मैडम थी जो उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में बयान दिया था। नाम याद है किसी को, नुपुर शर्मा। तो वही नुपुर शर्मा ने ऐसा बवाल कर दिया, बीजेपी ने अपने बचाव के लिए क्या किया, अपनी पार्टी से निष्कासित किया, उनकी सदस्यता खत्म। हुआ नहीं हुआ, पार्टी से निष्कासित मतलब सदस्यता खत्म। सांसद थी उससे पहले, चली गई, बर्बाद हो गई। हुआ कि नहीं हुआ। तो इतनी पावर होती है किसके पास, व्हिप के पास। अभी तुमको लगेगा ये तो फिर जबरदस्ती है, लोकतंत्र कहाँ है फिर इसमें, अपने मन से वोट नहीं दे सकते हैं। लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन ये सिस्टम है, और ये सिस्टम ने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ये वाला सिस्टम है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि ओपन वोटिंग सिस्टम कहाँ पे है, तो राज्यसभा में है। कहाँ पे है, राज्यसभा में ओपन वोटिंग सिस्टम होता है। वहाँ पे खुली मतदान प्रणाली है, वहाँ पे तुमको दिखा करके वोट डालना पड़ेगा। बाकियों में दिखा कर, यहाँ तक कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है तो भी उसमें दिखा करके वोट नहीं डालना होता है, तुम छुपा के वोट डालते हो, है ना। लेकिन राष्ट्रपति वाले में कमी लोग होते तो पता लग जाता है किसने दिया किसने नहीं दिया। इसमें क्या होता है, दिखा के डालना पड़ता है। देखो तुम्हारे सामने डाल रहे हैं, और फिर भी अगर तुमने जबरदस्ती नहीं डाला उस पर तो गए तुम, खत्म, टाटा बाय बाय। समझ रहे हो, ये होता है राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति। ये समझ में आया। तो यहाँ से हमारा हो जाता है, संविधान में जितने भी स्रोत थे हमने सारे पढ़े हैं लगभग। अगर कोई छूट रहा हो तो तुम लोग बता देना, लगभग मैंने पढ़ लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में ऐसा विशेष है क्या, क्या विशेषताएं हैं हमारे संविधान की, ये पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में बचेंगी संविधान की अनुसूचियां, वो पढ़ लेंगे। उसके बाद में ये इधर वाला बनने वाला प्रोसेस खत्म, विशेषताएं खत्म, ठीक है। ओवरव्यू हमने पूरा ले लिया होगा कि क्या क्या है हमारे संविधान में। अब बात रह जाएगी मेन संविधान की किताब पे, एक एक करके पढ़ेंगे। प्रस्तावना पढ़ेंगे, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ेंगे, सारे अनुच्छेद पढ़ लेंगे। जितने अनुच्छेद है सारे पढ़ के खत्म कर देंगे और संविधान खत्म, पॉलिटी खत्म, है ना। लेकिन पॉलिटी उसके बाद में अगर तुम लोग और डीप में पढ़ना चाहोगे तो तुमको हम फिर वाद पढ़ाएंगे कि क्या क्या संविधान में ऐसे संशोधन हुए हैं, कौन कौन से संशोधन हुए हैं, कौन कौन से केस हुए हैं, किस केस पे कौन सा संशोधन किया गया, किसने इस पे अपोज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत संशोधन हुआ है, उसका अपोज किसने किया, है ना। उस पर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की, वो सारी चीज़ें भी हम लोग को पढ़ा देंगे अगर तुम लोग चाहोगे, है ना। और बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, केस पूछे जाते हैं, जैसे एसआई वगैरह का एग्जाम है, पीसीएस वगैरह का एग्जाम है, उनमें केस पूछे जाते हैं कि किस केस में क्या बात हुई थी, तो वो भी पढ़ा देंगे अगर तुम लोग पढ़ना चाहोगे। नहीं तो संविधान पढ़ के तुम्हारा पॉलिटी खत्म, ठीक है। इतना छाप लो।